हेलो दोस्तों, मैं बबलू सर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन। आज आपको इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल ढंग से आसान भाषा में मिलने वाला है। यह जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें से बनेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% आपके एग्जाम में यहाँ से आएंगे। जैसे कि आपको कई टॉपिक दिखाई दे रहे हैं: चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा आज मेरे द्वारा इससे संबंधित कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें आपको बताए जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर, इसके साथ साथ इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल ढंग से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन, साथ ही इन सभी टॉपिक का बहुत ही सरल ढंग से उत्तर। तो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शुरुआत कैसे करना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है आपको। आज मैं आपको प्रश्न लिखने का भी तरीका बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न लिखना है, प्रश्न का उत्तर कैसे आपको देना है लिखते समय, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जिस भी प्रश्न का उत्तर देना होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है। आप परिचय के रूप में इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी के बारे में 3-4 लाइन लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के परिचय के बारे में, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद जब वो इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर वापस आते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद, और कैसे कैसे वो अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका में कई आंदोलनों में भाग लेते हैं, फिर वो भारत लौटते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। हम पढ़ रहे हैं भारत में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उनके योगदान का वर्णन। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान मुख्य रूप से 1915 से शुरू होता है। नौ जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। उन्नीस सौ 15 से 1947 का जो युग है, उसे महात्मा गांधी के युग के नाम से जाना जाता है, अर्थात हम उसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। भारत में आने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरे भारत में भाग लेने लगते हैं। और भारत में जो अंग्रेजी सरकार थी, उनकी नीतियों के खिलाफ हर जगह जहाँ भी भारत में आंदोलन हो रहे थे, वहाँ जाकर शामिल होते हैं और
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो उनका पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था उसका वर्णन इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। इसे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिला में होता है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने के विरोध में वहाँ के किसानों के द्वारा किया जा रहा था। जो वहाँ के किसान थे, अंग्रेजी कंपनी के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनसे नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे कि किसान परेशान थे। इसी क्रम में चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से चंपारण आने को कहते हैं, चंपारण आने का न्योता देते हैं और उनके बुलाने पर 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और नील की खेती करने के विरोध में किसानों के साथ आंदोलन करते हैं और अंग्रेज़ों के नीतियों के खिलाफ जो नील की खेती थी उसके विरुद्ध किसानों के पक्ष में धरना देते हैं, धरने पे बैठते हैं और इस प्रकार अंग्रेजी सरकार को उन किसानों के आगे झुकना पड़ता है और जो तिनकठिया व्यवस्था थी वहाँ पर जो नील की खेती की जाती थी 3/20 हिस्से में समाप्त कर दी जाती है। समाप्त कर दी जाती है। इसी क्रम में 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया जाता है वेतन वृद्धि के लिए। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा था, जिससे वहाँ के मजदूर हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में जाकर उन मजदूरों का साथ दिया, उनके साथ धरने पर बैठे और इस प्रकार अंग्रेजी सरकार इनके आगे झुकती है और उनका वेतन बढ़ा दिया जाता है। अब हम देखते हैं 1918 में ही एक आंदोलन होता है खेड़ा आंदोलन, जो कि खेड़ा आंदोलन एक प्रकार से किसानों के लिए था, किसान आंदोलन था, जो कि खेड़ा आपके गुजरात में है। यह एक प्रकार से किसान आंदोलन था। किसानों के द्वारा यह आंदोलन लगान में वृद्धि के विरोध किया जा रहा था। फसल बर्बाद हो जाने के कारण भी उनसे अधिक मात्रा में लगान वसूला जा रहा था, जिससे कि वहाँ के किसान अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, जिसमें महात्मा गांधी ने उन किसानों के साथ बैठकर आंदोलन किया और उनके आंदोलन में खड़े रहे। अंत में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा किसानों की बात मान ली जाती है और कर को कम कर दिया जाता है। लगान इस प्रकार लगान माफ़ कर दिया जाता है। अगली कड़ी में देखते हैं 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारत में चलाया जा रहा था और यह शुरू हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पक्ष में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारत में चलाया जा रहा था। भारत में यह अली बंधुओं के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, जो अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह आंदोलन
तुर्की के खलीफा के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया जा रहा था, क्योंकि तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजी सरकार के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था, अन्याय किया जा रहा था, जिससे कि भारतीय मुसलमान जो थे वो उनके खिलाफ हो गए और भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत दिवस मनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग किया गया और तुर्की के खलीफा के पक्ष में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। चलते हैं अगले टॉपिक पे। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जिस क्रम में लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी को अपनाया, अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के पक्ष में आंदोलन होने लगे और अंग्रेजी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। जो छात्र थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया, सरकारी कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया। जो सरकारी वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। इस प्रकार यह आंदोलन पूरे देश में ही फैलता जा रहा था। इसी क्रम में 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, उग्र भीड़ के द्वारा एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती है, जिसमें कई पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। अगली कड़ी में हम देखते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस घटना के बाद महात्मा गांधी की बाद में गिरफ्तारी होती है और उन्हें 6 साल की सजा हो जाती है। बाद में स्वास्थ्य कारणों के कारण 1924 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जिस क्रम में महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू की। बारह मार्च 1930 को यह यात्रा दांडी के लिए थी, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, दांडी यात्रा भी कहा जाता है। और यह शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को पूर्ण होती है। महात्मा गांधी के साथ इसमें 78 सहयोगी शामिल होते हैं।
जो कि उनके साथ पैदल मार्च करते हुए लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां जाकर समुद्र के पानी से अपने हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार का नमक कानून तोड़ देते हैं। और उसके बाद पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, जिस क्रम में पूरे देश में हड़तालें शुरू हो जाती है, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, लोगों के द्वारा कर नहीं चुकाए जाने की अपील की जाने लगती है, अंग्रेजी वस्तुओं की बहिष्कार करने पर जोर दिया जाता है और अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की लोगों से अपील की जाने लगती है, जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा जाती है और महात्मा गांधी से समझौता करने की सोचने लगती है। उसी क्रम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक समझौता किया जाता है 1930 में, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 1931 और 1932। 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस शामिल होने से इनकार कर देती है, महात्मा गांधी नहीं जाते हैं। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी शामिल होते हैं और यह समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के पक्ष में 11 सूत्री मांगे रखी गई, जो कि भारतीयों के पक्ष में था। अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी नीतियां थी उसके विरुद्ध था। अब हम देखते हैं 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। यह आंदोलन भी अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ चलाया गया था, जिसे महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं और इसके पहले सत्याग्रही जो होते हैं विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया और महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में जो उत्तर हैं जो मेरे द्वारा समझाए गए हैं आपको, उसमें से आपको जो मुख्य फैक्ट बनते हैं उसे आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा ये जो भी आंदोलन है, जो भी सत्याग्रह हैं महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए हैं, उनको शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है, लघु उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपके लिए जो ये प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय के साथ साथ लघु उत्तरीय में भी बहुत ही काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर PDF के रूप में चाहिए तो स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसका PDF भी उपलब्ध करवा देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता रहूँगा। धन्यवाद।